ये शब्द खुद में ही पूरा संसार है। तो ये संसार अगर ससुराल में घुस जाए तो क्या होता है देखते हैं। माँ, तू कुछ दिनों के लिए आ जाना, मेरी सास आने वाली है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि एक बार तू आकर हम लोगों की गृहस्थी को प्रॉपर करवा दे। अरे हाँ हाँ मेरी राजकुमारी, मुझे भी तेरी बहुत याद आती है। चल कल ही आ जाती हूँ मैं, तेरे पति को बोलना लेने आ जाए। क्यों? अगले रोज सास यानी कि राकेश की सास और पूजा की माँ आ जाती है उन लोगों के दिल्ली वाले फ्लैट में, जहाँ दोनों शादी के बाद नया जीवन बनाने की कोशिश में लगे हैं। पूजा देखो, माँ को लेकर आ गया। अब जल्दी से नाश्ता चाय बनाओ हम लोगों के लिए, पकौड़े बनाओ। क्यों माँ? हाँ हाँ क्यों नहीं। किस चीज़ के पकौड़े खाने हैं बेटा आपको? प्याज और आलू के। बस फिर क्या था, सास प्लेट में आलू प्याज लाकर रख देती है और बेटा मेरी बेटी ना बेसन घोल रही है, तब तक जरा ये काट दो हैं। सास चली जाती है। पति बीवी को देखता है। माँ सही तो बोल रही है, मैं बेसन घोल रही हूँ ना, तब तक काट दो। और हाँ, वो तुम्हारी माँ आने वाली है अगले हफ्ते। मेरी माँ सिर्फ एक हफ्ते के लिए है, तो उनको किसी बात का दुख ना लगे, इसका ख्याल रखना तुम। बीवी के प्यार में डूबा पति मान जाता है और लग जाता है प्याज आलू काटने। फटाफट पकोड़े चाय टेबल पर सभी खा रहे होते हैं कि बेटा प्याज ना थोड़ा पतला कटता है पकोड़े में। कोई ना, आ जाएगा, मैं हूं ना। अच्छा पूजा तेरे कपड़े दे दे, मैं प्रेस कर देती हूँ। और शाम को जल्दी आ जाना, किचन का कुछ सामान लेने चलना है। दामाद शांत रहता है, कुछ नहीं कहता। राकेश बेटा आपसे बोल रही हूँ। पर माँ मैं तो जल्दी ही आ जाता हूँ, पूजा देर से आती है। हाँ तो मेरा ऑफिस दूर भी तो है ना, तुम आ जाओगे तो तुम ही चले जाना माँ के साथ। पूजा की माँ एक दिन घर में देखती है कि कैसे सुबह सुबह उसकी बेटी घर का सारा काम करती है, खाना बनाती है, फिर शाम को वही सारे काम। तो अगली सुबह, दामाद जी क्या हो रहा है? पेपर पढ़ा जा रहा है। पूजा को भी बहुत शौक था पेपर पढ़ने का। क्यों पूजा, पेपर नहीं पढ़ती अब? माँ देख तो रही हो, यहाँ मेरी खबर लेने वाला कोई नहीं है, मैं कैसे किसी की खबर लूँ। कोई बात नहीं माँ, अब तो आदत भी नहीं रही पेपर की। आप एक काम करो, बैठो, मैं चाय ला कर देती हूँ। दामाद खिसक जाता है कि सास बैठेगी, लेकिन तो ठीक है ना, काम वाली रख लो। वो हम लोगों के बगल में रूबी नहीं रहती थी, वो भी दिल्ली में ही है कहीं। लेकिन खाना बनाने वाला और काम वाली सब आते हैं, दोनों मियाँ बीवी काम करते हैं ना। लेकिन माँ यहाँ दिल्ली में तो बहुत पैसा मांगते हैं, किराए का फ्लैट, बिजली पानी सब खरीद कर खाना है, कहाँ से इतना पैसा आएगा? कर लेती हूँ मैं किसी तरह। तो दामाद जी आप कुछ मदद कर दिया करिए। चलिए आइए, सब्जी बनाना सिखाती हूँ मैं आपको। पूजा राकेश की ओर देखती है और जैसे बोल रही हो कि प्लीज़ माँ की बात मान लो, कुछ दिनों की बात है। सास राकेश को सब्जी बनाना, घर को समेटना, टिफ़िन पैक करना जैसे छोटे छोटे काम सिखा देती है। सुनो, मैं भी तैयार हूँ, मुझे भी ऑफिस ड्रॉप कर दो ना। क्या बात है, इतनी जल्दी तैयार हो गई? हाँ, और आज ना जरा सी भी थकावट नहीं है। वो क्या है ना, तुमने मदद कर दी तो पता ही नहीं चला। अब शाम को दामाद जल्दी आ जाता है तो सास उसे चाय देती है। देर शाम पूजा आती है, खाना बनाती है, देर हो जाती है सोते सोते। अगली सुबह फिर वही, लेकिन सुबह माँ के सिखाए अनुसार दामाद सारा काम कर देता है। फिर दोनों मियाँ बीवी साथ दफ्तर जाते हैं। शाम को फिर राकेश पहले आ जाता है, सास चाय देती है और फिर सुबह वॉक पर क्यों नहीं जाते आप दोनों मियाँ बीवी? देखिए तो कैसे पेट निकला जा रहा है। वो क्या है ना माँ, देर से सोते हैं और नींद भी देर से ही खुलती है। अरे तो जल्दी उठा करो, देर से क्यों उठते हो? ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, पता है, दोनों को ही, चाहे लड़का हो या लड़की, बहू हो या बेटा। क्यों? लेकिन माँ जी पूजा ही देर से आती है, दूर है ना उसका ऑफिस, और खाना बनाते खाते। तो ऐसा करो ना, जैसे सुबह मदद करते हो शाम को भी कर दिया करो। आज करके देखो। सास दामाद के साथ लगकर किचन का काम करवा देती है, घर की सफाई और छोटे मोटे काम, बाहर से सब्जी भाजी का काम। देर शाम जब पूजा घर आती है तो
अरे वाह राकेश, ये सब तुमने किया? बहुत भूख भी लगी है। चलो मैं चेंज करके आती हूँ और रोटी बनाती हूँ, फिर गर्मा गर्म खाना खाकर आइसक्रीम खाने चलेंगे। अब क्या था, माँ के घर में रहते दोनों पति पत्नी ज्यादा से ज्यादा समय साथ रहने लगे। सुबह वॉक, फिर साथ ऑफिस, फिर शाम को दोनों घूमते। माँ, तुम्हें आए अभी 5 ही दिन हुए हैं, लेकिन मेरी लाइफ इतनी बदल गई है कि क्या बताऊं। ससुराल में माँ का होना ठीक नहीं माना जाता, लेकिन बेटी को बराबर का हक दिलाने के लिए कभी कभी माँ का होना जरूरी भी होता है, क्यों? फिर क्या, वो दिन भी आ जाता है जब माँ को वापस जाना होता है और आना होता है पूजा की सास का। अगली सुबह, पूजा देखो कौन आया है, मैं माँ को लेकर आ गया। पूजा, तो क्यों नहीं आई मुझे लेने? आजकल की बहुएं तो चाहती नहीं कि सास भी घर आकर हफ्ता 10 दिन रह जाए। नहीं माँ जी, वो क्या ना, सुबह का सारा काम होता है, फिर ये तो जा ही रहे थे, पर फिर आना भी तो आपको यही था, इसीलिए। आइए ना, मैं नाश्ता बनाती हूँ। क्या बनाऊँ? और क्या, जो मेरा राकेश खाता है वही मैं खाती हूँ। क्या खाना है बेटा? वही जो मेरा पसंदीदा है। पूजा, जल्दी से तुम बेसन घुलो और प्याज आलू मुझे दे दो, पकौड़े खाते हैं पकौड़े। पूजा उसे प्लेट में रखकर सब्जी दे देती है और खुद चाय में लग जाती है। हाय रे, क्या हालत बना रखी है मेरे बेटे की। वही मैं कहूँ, कमजोर क्यों हो रहा है? माँ, कमजोर तो नहीं हो रहा हूँ, फिट हो रहा हूँ। वॉक पर जाता हूँ रोज। वैसे माँ, तूने तो बताया नहीं, मैंने खुद ही सीखा है। पकोड़े में प्याज पतले पतले कटते हैं, क्यों? अरे रहने दे, यही करने के लिए 10 लाख नहीं लगाए थे तेरी डिग्री के लिए। अच्छा, 10 लाख लग गए थे? मेरी तरह गवर्नमेंट कॉलेज एंट्रेंस निकालते तो कम में हो जाता। कोई ना माँ जी, अब काम तो दोनों ही करते हैं घर का, मिलजुल कर। सास को गुस्सा आ जाता है। नहीं, मेरा बेटा नहीं करेगा एक भी काम। चल राकेश कमरे में। सास बेटे को लेकर कमरे में चली जाती है और बेचारी पूजा, जिसको माँ के आने के बाद से लगा था कि लाइफ अच्छी हो रही है, वो परेशान हो जाती है कि अब क्या करे, कैसे मैनेज करे, क्योंकि पति कुछ भी करेगा तो सास हैरान परेशान। ये क्या हो रहा है? घर का काम करना उसकी जिम्मेदारी है, वो करेगी काम घर का, बाहर का ऑफिस का तो समझा कि नहीं? अब पूजा की हालत राकेश से देखी नहीं जाती। जो पूजा सज धज कर उसके साथ जाती, वो अब फिर बस के धक्के खाती जाती, और अब ना वो वॉक पर जाती और ना ही पति पत्नी रात की सैर पर। ये कब जाएंगी? कितने दिन और रहेंगी? मुझसे नहीं होता, काम वाली लगवानी ही पड़ेगी। तभी सास की आवाज आती है। बहू, बेटे के कान भर चुकी हो तो एक कप चाय दे दे। इतनी देर हो गई ऑफिस से आए, लेकिन चाय नहीं बनी। थोड़ी देर में राकेश माँ के पास चाय लेकर आता है। तू क्यों लेकर आया? लाने देता ना इसको। अरे कितना काम करेगा बेटा, ऑफिस भी जाता है, दूसरे काम भी करता है। इसे बोला कर कि आते वक्त सारे काम करते हुए आया करे बाहर के। पर माँ, मेरे पास गाड़ी है जो इसकी माँ ने मुझे दी थी शादी में, उससे ही लेकर आता हूँ मैं सारा सामान। और हाँ माँ, चाय पीकर बता जरा कैसी बनी है। वाह बेटा, ये बात तो है, बहू के हाथ का स्वाद अच्छा हुआ है पहले से, वरना ऐसा तो इसकी माँ ने कुछ सिखाया ही नहीं था। माँ, वैसे ही जैसे तूने मुझे कुछ सिखाया नहीं था। हर किसी को लगता है कि पढ़ा लिखा बच्चा है तो काम क्या करना, लेकिन माँ, जब हम सभी को भूख लगती है तो खाना बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ औरतों की क्यों? अरे क्योंकि ये उनका काम है, घर संभालना, बच्चा देखना, खाना बनाना, पति का ख्याल रखना। लेकिन घर का सारा खर्चा पूजा के पैसे से होता है माँ। मेरे पैसे तो छोटी की पढ़ाई, घर की EMI और दूसरे कामों में खर्च हो जाती है। माँ, मैं और पूजा मिलकर घर का काम करते हैं और मिलकर कमाते हैं हमारे भविष्य के लिए, और ये काम मुझे मेरी सास ने सिखाया है। सास को समझ में आ जाता है कि बेटा सही बोल रहा है। पूजा बेटा, आजा जरा मेरे पास बैठ, आज तो हम खाएंगे सब्जी राकेश के हाथ की। देख ले नीलम, क्राइम पेट्रोल वाले कभी गलत नहीं दिखाते। आजकल की बहुएं बहुत चालाक होती हैं। जब तक सास ससुर से मतलब निकलता है तब तक ही उनकी जी हजूरी करती है,
और फिर बाद में अपना असली रंग दिखाती है। अरे चारुलता, मेरी बहू की इतनी हिम्मत कहाँ। मैं तो उसे तलवार की धार पर रखती हूँ। उसकी मजाल है कि मेरे सामने जरा सी भी चू चपड़ करे। रुक, तुझे अभी दिखाती हूँ। फिर नीलम अपनी बहू हेमा को आवाज लगाती है। अरे बहू, कहाँ मर गई? जल्दी से यहाँ। हेमा भागती हुई हॉल में दाखिल होती है। जी माँ जी, कहिए। अरे नालायक कामचोर, तुझे इतनी भी अकल नहीं है कि घर पर मेरी सहेली आई है तो कम से कम तू चाय पानी तो पूछ ले। तू तो मजे से अंदर बैठी आराम कर रही है। नहीं माँ जी, मैं तो काफी देर से बाथरूम में कपड़े धो रही थी। अच्छा, तो तू अब जवाब देगी हैं? यही सब सिखाकर भेजा है तेरी माँ ने तुझे। चल चुपचाप किचन में जा और हम दोनों के लिए चाय बना कर ले आ। जी माँ जी, अभी जाती हूँ। हेमा के किचन में जाते ही नीलम की सहेली चारुलता उससे कहती है, अरे वाह नीलम, मानना पड़ेगा, सच में तू तो अपनी बहू को कठपुतली की तरह नचाती है। मैं तो कहती हूँ कि हर सास को तुझसे सीखना चाहिए कि अपनी बहू को कैसे काबू में रखते हैं। इस तरह नीलम रोज अपनी बहू को बेवजह छोटी छोटी बातों पे नीचा दिखाती रहती और उससे नौकरानी की तरह घर का सारा काम करवाती। फिर एक दिन, अरे बहू सुन, मैं जरा अपनी सहेली चारुलता के यहाँ जा रही हूँ और आज शाम को मैंने अपनी कुछ सहेलियों को खाने पर भी बुलाया है। तू बढ़िया बढ़िया 3-4 किस्म की सब्जियां बनाकर तैयार रखना। तभी हेमा कहती है, माँ जी, आज तो मुझे बहुत तेज बुखार है, मुझसे बिस्तर से उठा भी नहीं जा रहा। अगर आप मुझे डॉक्टर के यहाँ ले चले तो अच्छा होगा। अरे वाह महारानी, तू तो बड़ी चालू निकली। मेरी सहेलियों के सामने मेरी नाक कटाने का पूरा प्लान करके बैठी है। माँ जी, आप मुझे गलत समझ रही हैं। अच्छा ठीक है, आप फिक्र मत करिए, मैं शाम को खाना बनाकर तैयार रखूंगी। बीमार होने के बावजूद हेमा शाम को अपनी सास की सभी सहेलियों के लिए खाना बनाती है। फिर शाम को जब नीलम की सारी सहेलियां घर पर आती हैं, तो हेमा अपने हाथों से सभी को खाना परोसती है। हेमा के हाथों से बना स्वादिष्ट खाना खाते हुए चारुलता कहती है, अरे वाह नीलम, मान गए, तुझे तो भगवान ने सर्वगुण संपन्न बहू दी है। इतना स्वादिष्ट खाना बनाया है तेरी बहू ने। हाँ, ये बात तो है, लेकिन अगले संडे को हम सब तेरे घर आएंगे। तेरी बहू के हाथों से बना हुआ खाना भी तो खाए, हम भी तो देखे तेरी बहू कैसा खाना बनाती है। तभी चारुलता थोड़ा झिझक कर कहती है, मेरे घर दरअसल अगले संडे मुझे कुछ काम है। तभी उसकी बात काटते हुए नीलम कहती है, अब बहाने मत बना, मुझे कुछ नहीं पता। हम सब तो अगले संडे तेरे घर पहुंच जाएंगे, आगे तेरी मर्जी। हाँ, अगर तुझे नहीं बुलाना तो कोई बात नहीं। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, तुम सब आ जाना। फिर अगले संडे नीलम अपनी सहेलियों के साथ चारुलता के घर खाना खाने पहुंच जाती है। अरे तुम सब तो बहुत जल्दी आ गई। अच्छा ठीक है, बैठो। फिर चारुलता अपनी बहू को आवाज देती है, बहू बहू जरा इधर तो आना। चारुलता की बहू अपने कमरे से निकलकर हॉल में आती है। अरे बहू, ये सब मेरी सहेलियां हैं, आज तेरे हाथों से बना खाना खाने हमारे घर पर आई हैं, इनके लिए बढ़िया बढ़िया खाना बना दे। अरे माँ जी, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं रेस्टोरेंट से खाना मंगवा लेती। और वैसे भी आपको क्या हो गया है जो आज आप मुझे खाना बनाने के लिए कह रही हैं? खाना तो रोज आप ही बनाती है ना, आज आपकी तबीयत ठीक तो है ना? इतना कहकर चारुलता की बहू वापस अपने कमरे में चली जाती है। उसका ये रूप देखकर चारुलता की सहेली राधिका उससे कहती है, अरे चारुलता, तेरी बहू तो बड़ी बदतमीज है।
फिर चारुलता उदास होकर कहती है, अब सच्चाई तुम सबके सामने आ ही गई है, तो छुपाने से क्या फायदा। दरअसल मेरी बहू मुझसे घर का सारा काम करवाती है। घर में झाड़ू पोछा लगाने से लेकर बर्तन तक मैं ही साफ करती हूँ। सच कहूँ तो नीलम, तू बहुत किस्मत वाली है जो तुझे इतनी संस्कारी बहू मिली है। कितनी सेवा करती है तेरी। चारुलता की बातें सुनकर नीलम को एहसास होता है कि वो आज तक अपनी सीधी सादी बहू को बेवजह परेशान करती आई है। ये सब सोचकर कुछ पल के लिए नीलम की आंखें भर आती है। फिर नीलम रात को जब अपने घर लौटती है तो वो देखती है कि उसकी बहू दरवाजे पर बैठी उसका इंतजार कर रही है। नीलम अपनी बहू के पास आती है, उसे गले लगा लेती है और कहती है, मुझे माफ कर दे बहू, मैंने आज तक तुझे बहुत तकलीफ दी है, पर अब मुझे समझ में आ गया कि तेरे जैसी बहू तो किस्मत वालों को मिलती है। नीलम की बातें सुनकर उसकी बहू मुस्कुरा कर कहती है, अरे माँ जी, बस भी करिए, अब सारी बातें दरवाजे पर ही कर लेंगी। चलिए अंदर चलते हैं। शिक्षा, कुछ अच्छे रिश्ते किस्मत से बनते हैं, हमें हमेशा उनकी कद्र करनी चाहिए। सुधा की सास विमला देवी को अपनी अमीरी पर बड़ा घमंड था। साथ ही वो लोगों को नीचा दिखाने का कोई भी मौका नहीं चुकती थी। ये लीजिए माँ जी, आराम से बैठकर खाइए। भगवान तेरा भला करे बेटी, बस पीने के लिए थोड़ा सा पानी भी दे दे। आप रुकिए माँ जी, अभी लेकर आती हूँ। अरे पानी ही क्यों, पूरा घर उठाकर दे दे इस भिखारन को। माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? ये बेचारी बूढ़ी होने के साथ साथ अपाहिज भी है। ऐसे असहाय लोगों की तो हमें हमेशा मदद करनी चाहिए। अरे बहू, मुझे मत सिखा, तुझसे ज्यादा दुनिया देख कर बैठी हूँ। अरे इस शहर में इसके जैसे लूले लंगड़े और भीख मंगों की कमी नहीं है। अगर मैं तेरी तरह रोज इन सबको मुफ्त में खिलाने बैठ गई ना, तो मेरा तो दिवाला निकल जाएगा। क्या माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? ए बहू, एक बात मेरी कान खोल कर सुन ले, तेरे बाप के यहाँ मुफ्त में राशन आता होगा, मेरे यहाँ नहीं। और तू बुढ़िया क्या खड़ी खड़ी सुन रही है? भाग यहाँ से। सुधा, अंदर चल बहू। विमला देवी अपनी बहू सुधा को लेकर अंदर चली जाती हैं। कुछ दिनों के बाद, नमस्ते भाभी जी, कैसी हैं आप? अरे नमस्ते मोहनलाल, आज मेरे घर कैसे आना हुआ, और वो भी इतने सालों के बाद। भाभी जी, मेरे छोटे बेटे हरीश की अगले महीने शादी है, उसी का न्योता देने आया हूँ। ये लीजिए शादी का कार्ड। हे भगवान, अब तुम चाहते हो कि हम इतनी दूर तुम्हारे बेटे की शादी पर आए और उसके लिए महंगे महंगे तोहफे लाएं। तुम्हें पता भी है आने जाने में कितना पैसा खर्च हो जाएगा। अरे भाभी, भला अपने रिश्तेदारों से कोई ऐसी बातें करता है क्या? सही बात है माँ जी। अरे बहू, तुझे क्या पता, ऐसे रिश्तेदारों को मैं खूब जानती हूँ। ये लोग ना सिर्फ पैसों के रिश्तों को मानते हैं। हाँ, ये तो आपने हद कर दी भाभी जी। मैं इतनी दूर आपके घर अपनी बेइज्जती कराने तो नहीं आया। हाँ तो जाइए ना, किसी ने आपको फोन करके तो बुलाया नहीं था। चलता हूँ भाभी जी, लेकिन याद रखिए, इतना भी घमंड अच्छा नहीं है। मोहनलाल नाराज होकर चले जाते हैं। सुबह सुबह दिमाग खराब हो गया। अरे बहू, एक कप चाय तो ले आ। सुधा मुंह बनाकर कहती है, लाती हूँ। कुछ दिनों के बाद, अरे बड़ी देर हो गई सुधा बेटी, तेरी सास अभी तक नहीं आई। जी, आती ही होंगी। तभी विमला देवी वहां आ जाती हैं। लीजिए, माँ जी आ गई। अरे रमना, तू
बड़े दिनों के बाद आई, क्या बात है? बड़ी परेशानी में हूँ विमला। सुरेश के पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। हमारे डॉक्टर ने तो बड़े शहर में दिखाने के लिए कह दिया है। अगर तू थोड़ी पैसों की मदद कर देती तो। अच्छा, तो पैसे मांगने आई है? हाँ विमला। रमना, मुझे माफ कर दे, मैं रिश्तेदारी में पैसों का व्यवहार नहीं करती। अरे ये तू कैसी बात कर रही है विमला? बुरे वक्त में तो अपने ही काम आते हैं। और वैसे भी तेरे पास पैसों की कमी है क्या, जो तू इस तरह की बातें कर रही है? अरे वाह, पैसे हैं तो क्या तुम लोगों में बांट दूं, हैं? लगता है तू भूल गई विमला। जब तू अपने गरीबी के दिन काट रही थी तो मेरे पति तेरे बच्चों का खर्च उठाते थे और उन्हें कितना प्यार करते थे, ये तो तू अच्छी तरह जानती है। देख ले बहू, ऐसे लोग होते हैं। अरे भूले भटके कभी मदद कर दी तो जिंदगी भर वही राग आलापते रहते हैं। और एक बात बता, छोटे बच्चों को प्यार कौन नहीं करता? माफ कर दे विमला, मैंने यहाँ आकर गलती कर दी। अब तू पहले जैसी नहीं रही। चलती हूँ। बहू, जरा मुझे मेरी लाठी तो पकड़ा दे। चलिए, मैं आपको बाहर तक छोड़कर आती हूँ। हाँ, बड़ी आई थी एहसान जताने वाली। कुछ दिनों के बाद। सब्जी ले लो, सब्जी ताजी ताजी सब्जियां ले लो। आलू है, बैंगन है, प्याज है, टमाटर है, मटर है। आलू कैसे दिए? अच्छा हुआ दीदी, आज आप आइए सब्जी लेने। बुरा मत मानना, आपकी सास तो बड़ी चिक वाली है। जाने दीजिए भैया, अपना अपना स्वभाव है। ये लीजिए आपके पैसे। अरे बहू, उस कलुआ सब्जी वाले के साथ इतनी देर से क्या लपड़ चपड़ कर रही है? तभी अचानक विमला देवी का पैर फर्श पर पड़े पानी से फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है। मर गई रे मेरी कमर। सुधा किसी तरह अपनी सास को उठाकर घर में ले आती है। चेकअप करने के बाद डॉक्टर उन्हें पूरी तरह बिस्तर पर आराम करने की सलाह देकर चले जाते हैं। अरे बहू, अब तो लगता है मैं किसी काम की नहीं रह गई। अरे माँ जी, आप बेकार में चिंता कर रही हैं। कुछ दिन में आप पूरी तरह ठीक हो जाएंगी। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं। सुधा दिन रात अपनी सास की सेवा में लगी रहती थी, लेकिन विमला देवी को ये बात मन में खटकती थी कि उसकी जान पहचान का या कोई भी रिश्तेदार उसका हालचाल भी पूछने तक नहीं आया। अरे क्या जमाना आ गया है। आजकल के लोग तो इतने मतलबी हो गए हैं कि किसी के जीने मरने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या हुआ भाग्यवान, अकेले अकेले क्या बड़बड़ा रही हो? अरे क्या बताऊं जी, जब से मेरी कमर टूटी है, कम वक्त एक काला कुत्ता भी मेरा हाल चाल पूछने नहीं आया। अरे तो इसमें इतना बुरा मानने वाली क्या बात है? आज तक किसी के लिए तुम्हारे मुंह से दो बोल मीठे निकले हैं क्या? अरे तुम तो सीधे मुंह किसी से बात तक नहीं करती। याद रखो, जैसी करनी वैसी भरनी। हम जैसा बर्ताव दूसरों के साथ करते हैं, वैसा ही बर्ताव लोग हमारे साथ भी करते हैं। और मुसीबत के वक्त कोई साथ नहीं देता। अच्छा, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, ध्यान रखना अपना। भंवरलाल के जाने के बाद उनकी कही हुई बातें विमला देवी के जहन में घूमने लगती हैं। आंखों से अफसोस के आंसू बहाते हुए विमला देवी दरवाजे की ओर टकटकी लगाए अपने बिस्तर में खामोश लेटी रहती हैं। शिक्षा, जैसा हमारा बर्ताव होता है वैसा ही सामने वाले का भी बर्ताव होता है। इसीलिए हमें हमेशा याद रखना चाहिए, जैसी करनी होगी वैसी ही तो भरनी होगी।